हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। हम स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल पुर्तगालियों का आगमन, उनका विस्तार एवं उनके पतन के बारे में पढ़ा। आज हम डचों का आगमन पढ़ेंगे। डचों का आगमन, भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना, पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार, डच अंग्रेज संघर्ष एवं डचों का पतन, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डचों का आगमन एवं गतिविधियाँ। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वे यूरोप के बाज़ारों में देखिए क्या करते रहे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सामान को लिस्बन से एंटवर्प तक पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीकी तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया। एक तरह की जहाज़ थी ये फ्लूट शिप। ये काफ़ी शानदार जहाज़ थी पुर्तगालियों की तुलना में। तो उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज़ था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज़ भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। ये बताया जा रहा है कि जो डच जहाज़ थे वो पुर्तगालियों के जहाज़ से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। डचों की ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। अब हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 ईस्वी में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हुए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वोक की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्व केंद्र बेटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। अब हम पढ़ेंगे भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियां और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 ईस्वी में सूरत में, बिमलीपट्टन में 1641 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में करिकल में, 1653 ईस्वी में चिंसुरा में, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, पटना, बालासोर व नेगापट्टनम तथा 1663 ईस्वी में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बोइना, 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीते।
1641 ईस्वी में मलक्का में भी डचों ने पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्ठा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुड़ाक्कर और कांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च का व्यापार का एकाधिकार। तो ये यहाँ पे समझाया गया कि किस तरह भारतीय राजाओं ने भी डचों का सहयोग किया, उन्हें कंपनी को व्यापार करने में उनकी मदद की। तो उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारी कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार, क्योंकि देखिए पहले तो केवल पुर्तगाली सत्ता शुरुआती यूरोपीय कंपनी आई थी, वो पुर्तगाली आई थी। अब बाद में डच भी आ गए, तो एक दूसरे के बीच में क्या होने लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगी और ये एक दूसरे पर प्रहार, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलने लगे। तो डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। अब हम पढ़ेंगे डच व्यापार। तो एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया। डचों का मुख्य केंद्र क्या था? इंडोनेशिया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से ड्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने अनेक जहाज़ों पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किए। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम, सोरा समझते एक तरह का बारूद, तो सोरे के व्यापार निर्यात को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे ये जो डच थे व्यापार, वे क्या करते थे, दलालों से संपर्क करे रहते थे, दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करे रहते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी के कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। तो इस तरह समझाया कि डचों का व्यापार किस तरह ये दलालों के माध्यम से उनकरों से संपर्क करते थे। साथ ही वे एक दूसरे किसान का जो कर रहता था, जो ब्याज रहती थी, उनको चुकाकर वे अपने लगान को चुकाकर उनसे अपनी सेवाएं प्राप्त करते थे। अब हम पढ़ेंगे डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। तो समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया था। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। बताया गया कि मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655 से 1656 में कोलंबो और 1659 से 1663 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। देखिए इन्होंने पुर्तगालियों का तो व्यापार था वो लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन अभी अंग्रेजों से उनका संघर्ष बाकी था। उन्होंने जमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का
बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल बिहार में साल्ट पीटर और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध में सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। अब हम पढ़ेंगे डचों का पतन। तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा है। बता रहा है कि लगभग 3 शताब्दियों तक जो पूर्वी द्वीप समूह थे उस पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ज़्यादा ही सक्रियता दिखाते थे। देखिए अब यहाँ पे भी एक पतन का कारण बताया कि डच कंपनी में उनका उत्साह कम था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से वेतन नहीं मिलता था, तो वे अपना निजी व्यापार में ज़्यादा ध्यान लगाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब हो गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी। ये भी एक कारण है कि हॉलैंड जो शुरुआती वर्षों में क्या पराधीन रहा, दूसरे पर अधीन रहा, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा, शुरुआत से ही स्वतंत्र रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में हास कर लिया था, और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। तो इस तरह हमने पढ़ा आज डचों के बारे में कि डचों ने किस तरह अपना व्यापार बढ़ाया, किस तरह उनका विस्तार हुआ और फिर उनका किस तरह पतन हुआ। कल हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का किस तरह आगमन हुआ, उनको सफलताएं मिली और उनका व्यापार का विस्तार हुआ, और उस व्यापार विस्तार का भारत में क्या प्रभाव हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।